नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। हल्दी वाले दिन पीले कपड़े पहने अपनी सहेलियों के बीच बैठी प्रिया का दिल अचानक घबरा गया। उसकी बदलती हालत देखकर उसकी सास, जो अभी अभी घर में हल्दी की एक रस्म करने आई थी, फौरन उठकर उसके पास आईं और बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? प्रिया ने सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन सच तो ये था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी सास पास आकर बैठ गई और बोली, प्रिया बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर आराम कर लो। आसपास बैठी प्रिया की सहेलियों ने सास की बात सुनकर कहा, वाह सास जी, ऐसी ख्याल रखने वाली सास हो तो दिल चाहता है कि हमारी भी ऐसी ही सास हो। एक चुलबुली सहेली की बात पर सब जोर जोर से हंसने लगी। हल्दी की खुशबू प्रिया के सिर को चकरा रही थी और उसे लग रहा था कि बस अभी वो गिर पड़ेगी कि तभी सामने से आते अर्जुन पर उसकी नजर पड़ी और उसकी निगाहें खुद ब खुद झुक गईं। उसके शरीर में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक रात बाकी है प्रिया, कल हम एक हो जाएंगे, वो उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए। इतने में उसकी सास जूस ले आई और बोली, जल्दी से इसे पी लो, लगता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए कमजोरी हो रही है। प्रिया का दिल बंद-सा हो गया। जूस की खुशबू से भी उल्टी आने का मन कर रहा था। जूस का गिलास अभी मुंह को लगाया ही था कि उसकी तबीयत एकदम बिगड़ गई। लगा कि अभी उल्टी आ जाएगी। वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी और सीधे बाथरूम में घुस गई। उसके पीछे पीछे उसकी माँ और सास भी आ गईं। बाथरूम में जाते ही उसे उल्टियां शुरू हो गईं। उल्टियां करके वो दुर्बल हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो उसकी माँ और सास बहुत परेशान थीं। माँ ने कहा, थोड़ी देर आराम कर लो। सास भी पास ही बैठ गईं। प्रिया का ससुराल ज्यादा दूर नहीं था, सामने वाला घर ही था, इसलिए बचपन से ही उसका वहां आना जाना लगा रहता था। उसकी विधवा माँ पास आकर बैठ गईं और उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी। लोगों की भी गंदी नजरें होती हैं, न जाने किसने आज आंख भर भर के तुझे देखा, 100 बार कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। प्रिया ने चुपचाप कहा, मम्मी बस करो, क्योंकि उसका सिर भारी हो रहा था। मम्मी बोली, अपनी तबीयत जल्दी अच्छी कर लो प्रिया, कल का दिन बहुत बड़ा है, अगर तुम ऐसी ही रही तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ लोग बातें करते नहीं रुकते कि लो बीमार बहू चिपका दी। प्रिया को माँ की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में बोली, बीमारी भी भगवान ही करता है और ठीक भी वही करता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। मैं जानबूझकर तो बीमार नहीं हुई। मम्मी बोली, मैं कब कह रही हूँ, तुम बस बात का बतंगड़ बना लेती हो, अब कम से कम आराम तो करो। प्रिया करवट लेकर लेट गई। अगले दिन बारात थी। हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम एक साथ रख लिया गया था, क्योंकि उसकी सास को शादी की बहुत जल्दी थी। प्रिया का दिल सुबह से ही भारी था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज की गंध उसे परेशान कर रही थी। यहाँ तक कि अपने करीब से आने वाले मेकअप की खुशबू से भी उसका दिल बैठा जा रहा था और वो चाहती थी कि सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दे। उसने बड़ी मुश्किल से मेकअप करवाया और जब उसे स्टेज पर ले जाया गया तो थोड़ी देर बाद उसका पति अर्जुन भी आ गया। खैर, जैसे तैसे शादी हो गई और वो विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में भी कुछ रस्में हो रही थी, लेकिन उसका किसी में मन नहीं लग रहा था। लग रहा था कि अभी चक्कर आ जाएगा, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभाले हुई थी। फिर रात हुई तो उसे अर्जुन के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत खूबसूरत और ताजे फूलों से सजा हुआ था, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद ही उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो वहां से भागकर सीधी बाथरूम गई और उल्टियां शुरू हो गईं। बाथरूम से निकलने पर उसे लगा कि उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची। वो मुश्किल से खुद को घसीटती हुई बाहर आई तो कमरे में मौजूद उसकी सास ने गौर से देखकर पूछा, क्या बात है, ये बार बार उल्टियां क्यों आ रही हैं? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और उसका चेकअप करने लगीं। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार औरतें और लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं, प्रिया की सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया, देखा न ताव, ये तो गर्भवती है, पता नहीं किसका पाप अपनी कोख में रखकर मेरे घर आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर स्वीकार नहीं करूंगी। ये खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी कि वहां मौजूद सभी औरतें सन्न रह गईं। नई नवेली दुल्हन, जिसने अभी सुहागरात भी नहीं मनाई थी, का एकदम गर्भवती होने का ऐलान सबको शक में डाल गया। प्रिया भी हैरान नजरों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और ये सब सुनकर उसके होश उड़ गए। किसी ने उसकी माँ को भी खबर दे दी और वो फौरन भागती हुई कमरे में आई। उसकी विधवा माँ, जिनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ इज्जत थी, यूं भरी महफिल में लुटता देखकर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी और जमीन पर बैठ गईं। प्रिया परेशान नजरों से सास की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो गया
उसे इस बात की और भी चिंता थी कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। वो एकदम कुंवारी थी। अगर वो कुंवारी थी तो गर्भवती कैसे हो गई? ये सब उसकी समझ से बाहर था कि अचानक सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही अर्जुन कमरे में आया तो वो खुद में सिमट गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घूंघट से जरा सी नजर उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी देखी जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे हैरानी हुई कि इतनी बड़ी खबर पर वो इतना शांत कैसे था। आदमी तो ऐसी बात सुनने के बाद पत्नी को जान से मार देते हैं या जिंदगी से निकाल देते हैं। ऐसी कई कहानियां समाज में फैली हुई हैं, लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते अर्जुन को देखकर उसका दिल और घबरा गया। लगा जैसे तूफान आने से पहले की शांति है। उसे लग रहा था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात हो सकती है और ये सुहाग रात का कमरा मातम के कमरे में बदलने वाला है। वो आने वाले समय के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस नई जिंदगी से उसका मर जाना ही बेहतर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब सुबह होगी तो वो लोगों का सामना कैसे करेगी। एक कुंवारी लड़की शादी होते ही गर्भवती कैसे हो गई, जबकि उसके पति ने उसे अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारा आरोप उसके चरित्र पर आ रहा था और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो बस यही सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। उसका न तो किसी के साथ कोई गंदा संबंध था और न ही कोई ऐसा कारण जिससे ये सब हुआ हो। शायद उसकी सास झूठ बोल रही हैं। इस ख्याल से उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था। एकदम से अर्जुन उसके पास आकर बैठा तो वो डरकर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब उसने अर्जुन की तरफ देखा तो वो प्यार भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसे थोड़ी हिम्मत हुई और उसने अटकते हुए कहा, अर्जुन, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं। तो उसने अपने भारी हाथ उसके नाजुक कांपते हाथों पर रख दिए और हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वो अपने होठ उसके कान के पास ले जाकर बोला, बस अब खामोश हो जाओ, आज की रात तो बस प्यार भरी बातें करने के लिए है। अर्जुन के इतने शांत रवैये पर उसे बहुत हैरत हो रही थी। उसके कान कुछ और सुनने को तैयार थे, लेकिन वो तो उसकी प्यार भरी बातें सुन रहे थे। वो तो सोच रही थी कि अर्जुन गुस्से में आकर पूछेगा कि जिसका पाप लेकर आई है उसके आशिक के पास चली जाए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे से उसने उसका घूंघट उठाया और दोनों की नजरें आपस में टकराईं तो प्रिया ने एकदम नजरें झुका लीं। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली जिसमें सोने की एक चेन थी। अर्जुन की गंभीर आवाज कमरे में गूंजी, कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानें छान मारी, तब जाकर ये पसंद आई। जैसे तुम अनमोल हो वैसे ही ये चेन भी अनमोल है। प्रिया ने निगाह उठाकर अर्जुन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मोहब्बत पा लेने की खुशी छाई हुई थी। अर्जुन का ये रूप उसके लिए बहुत अलग था। जब सास ने ये खबर सुनाई थी तब भी अर्जुन वहीं मौजूद था, लेकिन तब से लेकर अब तक उसने उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर के बाद भी अर्जुन बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। मुंह दिखाए में अर्जुन ने उसे सोने की चेन देने के साथ साथ 2 लाख रुपए भी उसकी गोद में रख दिए तो वो हैरान रह गई। अर्जुन बोला, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो परेशान नजरों से कभी पैसों को और कभी अर्जुन के चेहरे की तरफ देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहें। उसे बस इस बात का डर था कि अर्जुन का रवैया कभी भी बदल सकता है। लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब अर्जुन ने कहा, तुम अपना ये ड्रेस बदल लो और आराम करो, इतने भारी जोड़े में परेशान रहोगी। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर वो हक्की बक्की उसकी तरफ देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली, क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप उठी और अपना शादी का लहंगा, जो उसने बड़े अरमानों से खरीदा था, उतार दिया। लहंगा उतारकर उसने एक सादा सा सूट पहन लिया, मेकअप साफ किया और आईने में गौर से अपनी शक्ल देखने लगी। कल तक उसकी जिंदगी में नई जिंदगी की खुशियां शामिल थीं, जो एकदम बदल चुकी थीं, लेकिन हैरत ये थी कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि वो कुंवारी होते हुए भी गर्भवती हो चुकी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और आईने की तरफ देखने लगी। ये कैसे हो गया? परेशानी से उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब वो बाथरूम से बाहर आई और अपना लहंगा अलमारी में लटकाया तो अचानक उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जहां आसपास ताज़े मोगरे की खुशबू फैली हुई थी और बेड पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां वैसे ही पड़ी थीं। बेड की दूसरी तरफ अर्जुन पीठ किए लेटा हुआ था। इस रात के लिए उसने जो सपने देखे थे वे सब कांच की चूड़ियों की तरह टूटकर बिखर रहे थे। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी जहां उसका अपना ही चरित्र गंदा हो गया था। न जाने उसकी मम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वो उसके बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी परवरिश पर बहुत गर्व था।
और अब वो गर्व बुरी तरह मसला जा चुका था। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सिरा नहीं मिल रहा था। खामोशी से उसके दिल ही दिल में आंसू गिरते जा रहे थे। अर्जुन शायद सो चुका था, तो वो भी उसके बराबर में सिमटकर लेट गई, लेकिन नींद कहाँ थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। हे भगवान, मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिससे दुख बांट सकूं, न भाई है न बहन। उसकी ये समस्या कैसे हल होगी, ये उसकी समझ से बाहर थी। वो बार बार खुद को सवालों के कटघरे में खड़ा करती और दुखी हो जाती। उसने अपने पास लेटे अर्जुन को देखा, जो बहुत सुकून से सो रहा था, और वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसे लग रहा था कि आज की रात बहुत लंबी हो गई है, जो खत्म ही नहीं हो रही। सुबह लगभग 5 बजे उसकी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी आंख खुल गई। उसने गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखा तो अर्जुन ने गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगा। वो भी एकदम उठकर बैठ गई और रात के हाथ से एक एक करके उसे याद आने लगे तो उसका दिल फिर भारी हो गया। वो बस इंतजार में थी कि कब अर्जुन अपने दिल की भड़ास निकाले, लेकिन अभी तक कोई ऐसे संकेत नहीं दिख रहे थे। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी। अर्जुन की मीठी आवाज उसके कानों में गूंजी तो उसने भी धीरे से गुड मॉर्निंग कहा। फिर वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने उसकी माँ खड़ी थी और एक नौकरानी ट्रे लिए अंदर आई। प्रिया, फौरन नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुम्हें इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। वो कुछ न समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया और उसने ट्रे बेड पर रख दी। सास ने कहा, प्रिया जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमान आने लगेंगे, बहुत सारी तैयारी करनी है। नाश्ता करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वो लगभग 2 दिन से भूखी थी। उल्टियों ने उसका पेट बिल्कुल खाली कर दिया था, इसलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर सास अर्जुन की तरफ मुड़कर बोली, अर्जुन, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहनकर देख लो। अगर लगे कि इसे दोबारा स्टीम करवाना चाहिए तो बता देना। वो उन दोनों माँ बेटे को आज की रस्मों की तैयारी में इतना खुश देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी कि बहुत हैरान हुई। फिर वो आहिस्ता से उठी, बाथरूम गई और तैयार होकर बाहर आई। उसने एक ब्रेड उठाई और 1 कप चाय का उठा लिया। जैसे ही उसने चाय का कप खत्म करके ट्रे पर रखा, नौकरानी ने ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर उसकी सास पास बैठी और अपने हैंडबैग से एक इंजेक्शन निकालकर बोली, अपना हाथ आगे करो। वो चुपचाप हाथ आगे कर दिया और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में अर्जुन का भाई भी कमरे में आ गया। अर्जुन का ये भाई मानसिक रूप से अस्थिर था और बच्चों जैसी हरकतें करता था, हालांकि उसकी उम्र 28 साल हो चुकी थी। वो अंदर आया और प्रिया को देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी, क्या अब ये हमारे साथ ही रहेगी? सास ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब ये हमारे ही घर में रहेगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है, फिर हम उसे लेकर मैरिज हॉल के लिए निकलेंगे। सास की बात पर देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन अर्जुन उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में वो और सास अकेले थीं कि अचानक वो उसके पास आईं और कुछ पैसे उसकी गोद में रख दिए और बोली, इन्हें खर्च करो और बच्चा होने के बाद तुम्हें और मिल जाएंगे। सास की बात सुनकर पहले तो उसे हैरत हुई, लेकिन फिर गुस्सा आ गया। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि सास एकदम बोली, तुम्हें अभी कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है प्रिया। अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती। प्रिया बोली, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल जरूर करना है, भगवान के लिए मुझे उसका जवाब देकर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए हैं और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है। मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा, तो तुम कुंवारी हो? सास ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया? तुम किसे उल्लू बना रही हो प्रिया? मैं एक बहुत अनुभवी दाई हूँ, जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई हूँ। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपनी बहू न बनाती, लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उस वादे को निभाया है और इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम जो दिल चाहे खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सके करते रहेंगे। ये कहकर सास बाहर जा चुकी थीं। प्रिया ने फौरन भागकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और चीख मार मार कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सास का एहसान माने कि उन्होंने उसे अपना लिया, या अपनी किस्मत पर आंसू बहाए कि उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां उसे अपनों से ही निगाह चुरानी पड़ रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वालों का सामना कैसे करेगी। हे भगवान, मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ आगे भी गड्ढा है और पीछे भी खाई है। अर्जुन और सास के व्यवहार को देखती तो उससे बड़ा मददगार कोई नजर नहीं आता, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछलने वालों को समझ भी नहीं आता। अगर ये उसे इतना ही चाहते हैं और उसकी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर इस हादसे को छिपा भी तो सकते थे। सास ने उसे उसकी माँ की नजरों में ही क्यों गिरा दिया? उसकी माँ ने तो गिरकर सास के पैर पकड़े थे कि इस खबर को कहीं मत फैलाना, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरी और मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से सास इस बात के लिए मानी थी कि वो इस बात को कहीं नहीं बताएंगी कि वो गर्भवती है। इस ख्याल से उसका दिल कट गया और वो सिर घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई तो वो उछल पड़ी और डरी सहमी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने दरवाजा खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई 2 लड़कियां खड़ी थीं जो उसे हैरान और परेशान देख रही थीं। आप रो रही हैं? अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा। दरवाजा बंद करके उसने सवाल किया तो वो घबरा सी गई। उसने आंसू साफ किए और कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपनी मुंह दिखाई की रस्म के दिन बहुत खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बहाना बनाया। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, इसलिए आंखें भर आईं। हाँ, ऐसा तो होता है, अपना घर, अपने माँ बाप सब बहुत याद आते हैं तो बात बात पर आंख भर आती है। हम भी इसी हाल से गुजरे हैं। उनमें से एक लड़की बहुत बातूनी थी और लगातार बोले जा रही थी और यहाँ उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वो बस यही सोच रही थी कि अर्जुन ने न शादी से पहले और न ही बाद में उसे छुआ था। वो एकदम पवित्र थी, फिर वो गर्भवती कैसे हो गई? ब्यूटिशियन उसे तैयार करके चली गई। थोड़ी देर बाद सास और अर्जुन उसे मैरिज हॉल ले गए जहां मुंह दिखाई का कार्यक्रम होना था। मुंह दिखाई का कार्यक्रम बहुत बड़ा रखा गया था, न जाने कितने मेहमान बुलाए गए थे। उसे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। अर्जुन और सास साये की तरह आसपास मौजूद रहे। उसे दूर दूर तक मेहमानों के सिर ही नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें कहीं उसकी माँ नजर नहीं आई। तो उसने धीरे से सास से पूछा, मेरी मम्मी कहाँ हैं? क्या वो नहीं आई? सास ने कहा, मैंने तो बहुत कहा, लेकिन वो नहीं मानी। सास की बात सुनकर वो परेशान हो गई। वो ठीक तो है ना मम्मी जी? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है हमारी तरह उसका इतना साहस तो नहीं कि अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी का पाप अपनी कोख में पाल रही है। सास की बात सुनकर उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। वो खुद को मुजरिम समझने लगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। उसने सास से कहा, मम्मी जी, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने अनुमति दे दी। उसकी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होंगी। जैसे ही वो मैरिज हॉल से आई, वो सीधी अपनी माँ के पास पहुंच गई। उसकी माँ का घर उसकी ससुराल से आमने सामने ही था। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर बीच में एक रास्ता बना दिया गया था जिससे दोनों घर अलग हो गए थे। ये घर उसके पिता और अर्जुन के पिता ने मिलकर लिया था। घर नहीं, एक तरह का महल था। उसके पिता और अर्जुन के पिता आपस में गहरे दोस्त थे और भाइयों की तरह रहते थे। प्रिया के परिवार में सिर्फ उसके माता पिता और वो थी, जबकि अर्जुन के परिवार में अर्जुन, उसका छोटा भाई रोहन और उसके माता पिता थे। दोनों परिवार मिलजुल कर रहते थे। उसके पिता बहुत मेहनती थे। अर्जुन के पिता और उसके पिता दुबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर अर्जुन के पिता ने हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कर दिया और उसके पिता दुबई में ही रह गए। अब वो दुबई का कारोबार संभालते थे और अर्जुन के पिता हिंदुस्तान का। लेकिन अर्जुन के पिता बहुत आलसी थे और उनका काम पर मन नहीं लगता था, लेकिन उसके पिता को इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी और वो अर्जुन के पिता को अपने भाई जैसा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसके पिता को लगने लगा कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कुछ नहीं करता, तो फिर पिता ने हर चीज का बंटवारा कर लिया। ये घर भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बीच में एक रास्ता निकालकर एक तरफ वे लोग रहने लगे और दूसरी तरफ अर्जुन का परिवार। अर्जुन के पिता को जुए की लत लग चुकी थी और अब वे कोई काम नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका कारोबार डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। अब वे छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करते थे, लेकिन प्रिया के घर पैसे की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन की माँ खुद को गायनेकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में वो एक दाई थीं और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थीं।
एक केस खराब होने की वजह से उनकी नौकरी चली गई और फिर उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली। वो अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी कराने लगीं। एक दिन अर्जुन के पिता की नौकरी भी चली गई क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब अर्जुन के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे। उसके पिता से देखा नहीं गया और वो थोड़ा बहुत अर्जुन के पिता को दे देते थे। घर के खर्च के लिए पैसे भेजते रहते थे। इस तरह अर्जुन का घर चलने लगा। लेकिन उसी दौरान उसके पिता और अर्जुन के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वे दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पिता की अचानक मौत से उसका पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन उस समय तक अर्जुन की नौकरी लग चुकी थी और वो अपने घर को संभालने लगा था। अर्जुन की मां के 2 ही बेटे थे, एक अर्जुन और दूसरा रोहन। रोहन मानसिक रूप से थोड़ा अस्थिर था। अर्जुन और प्रिया की बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों के पिताओं ने आपस में मिलकर बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी थी। उसकी मां ने कभी उनके आगे एक शब्द नहीं बोला था और दूसरी बात, अर्जुन भी उसकी मां को बहुत पसंद था। फिर भला घर का रिश्ता था और इस तरह वो एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई। उसकी मां ने इसलिए ये रिश्ता स्वीकार कर लिया क्योंकि वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसकी मां उसे अनजान लोगों में नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद विधवा थीं और प्रिया अनाथ, उनके सिर पर किसी का हाथ नहीं था। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकले, इसलिए मां ने अर्जुन से शादी करने में ही भलाई समझी थी। सब कुछ सोचते सोचते खुद ब खुद उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये गर्भवती होने की बात बीच में आ गई। वो मां के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर लेटी छत की तरफ घूर रही थी। वो उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वो खाली नजरों से उसे देखने लगी। मां गुस्से में बोली, ऐसी भी क्या आग लगी थी प्रिया? तेरी शादी तो अर्जुन से एक न एक दिन हो ही जानी थी। ये मुफ्त की कलंकनी का टीका अपने माथे पर लगाने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने मुझे ये दुख दिया? माँ की बात पर वो रो पड़ी। मम्मी, मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या मुझे आपको भी विश्वास दिलाना पड़ेगा? वो फूट फूट कर रोने लगी तो माँ एकदम चौंक कर उसके पास बैठ गई। ये क्या कह रही हो प्रिया? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी। मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ मेरी सास कह रही हैं वो सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती कि इस पाप का असल कारण कौन है। तो माँ हैरत और परेशानी की मिलीजुली हालत में उसकी तरफ देखने लगी। ये पाप किसका है? हे भगवान, ये क्या मुसीबत हमारे सिर पर टूट पड़ी है। माँ सिर पकड़कर बैठ गई और वो भी बेआवाज रोती चली गई। कुछ देर माँ के पास बैठने के बाद वो अपने घर वापस आ गई। उसके लिए ये बात बहुत हैरान कर देने वाली थी कि अर्जुन बिल्कुल भी उसके करीब नहीं आता था, न ही उसने अपने पति होने का हक वसूला था। वह जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो कहता, जब तक तुम ये बच्चा पैदा नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और ये बात करते हुए अर्जुन के शब्दों में न ताना था, न तंग और न गुस्सा। वो ये बात इतने आराम से कहता कि वो हैरान हो जाती। ऐसा लगता जैसे ये उसी का बच्चा हो। अब तो उसे अर्जुन पर ही शक होने लगा था, लेकिन वो खामोशी से आने वाले समय का इंतजार करती रही। पहले पहल तो उसे लगा कि सास उस पर गलत इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके पीरियड मिस हो रहे थे और पेट बढ़ता जा रहा था, उसके होश उड़ते जा रहे थे। अब उसे खुद भी विश्वास हो चुका था कि वो गर्भवती है, लेकिन उसके पेट में किसका बच्चा था ये उसे नहीं पता था। कभी कभी अर्जुन पर शक होता कि कहीं उसने ही तो उसके साथ गलत नहीं किया, लेकिन अर्जुन के अलावा वो किसी लड़के के साथ नहीं उठती बैठती थी। लेकिन अगर अर्जुन ने कुछ गलत किया होता तो शादी के बाद उसने उसे हाथ क्यों नहीं लगाया? वो उससे दूर क्यों रहता? और दूसरा शक उसका रोहन पर जाता था, लेकिन वो तो मानसिक रूप से अस्थिर था। वो ये सब कैसे कर सकता था? लेकिन उसने आखिर सच जानने की ठान ली। आखिर उसके पेट में किसका बच्चा था? उसकी जिंदगी में अर्जुन और रोहन के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। उसने तय कर लिया कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा वो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगी। जब वो 8 महीने की गर्भवती हो गई तो चुपके से उसने अपना चेकअप करवाया था कि अचानक उसके दर्द शुरू हो गए। उसकी माँ उसके साथ ही थी
और आधे घंटे के अंदर उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन ये खबर ना तो उसे कोई खुशी दे पाई और ना ही उसकी माँ को। उसने डॉक्टर से कहा कि वो अपनी बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाना चाहती है, तो डॉक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर फैली कठोरता देखकर आगे कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले गया। वो बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। उसकी सास और अर्जुन बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए और उसे भी अपने साथ लगा लिया, लेकिन वो सपाट नजरों से सास और अर्जुन को देखती रही। और जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट उसके सामने आई तो उसे पता चला कि बच्चे का असली पिता रोहन है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वो रिपोर्ट लाकर सास और अर्जुन के मुंह पर मारी और पूछा, ये सब क्या है? सास का रंग एकदम बदल गया। दूसरी रिपोर्ट जो उसे अर्जुन के कमरे की अलमारी से मिली थी। अर्जुन इस अलमारी को हमेशा बंद रखता था। एक दिन बंद करना भूल गया तो उत्सुकतावश उसने अलमारी खोलकर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज है इसमें, तो ये रिपोर्ट उसे वहीं मिली, जिसके अनुसार अर्जुन नपुंसक था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब उसे इन माँ बेटे की सारी साजिश समझ आ गई। वह अर्जुन की कमी पर पर्दा डालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नाजायज बच्चा होने के बाद वह कभी आंख उठाकर नहीं देख पाएगी, न ही बच्चे के पिता के बारे में सवाल करेगी। और रह गई अर्जुन की कमी, तो उसे इसलिए बर्दाश्त कर लेगी क्योंकि वह एक चरित्रहीन लड़की है, शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी है। अपनी इस कमी के चलते वो अर्जुन की इतनी बड़ी कमी को स्वीकार कर लेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और उसे सब कुछ पता चल गया। उसकी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया था। न जाने रोहन कितनी बार उसकी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज पकाती तो उसे अपने घर बुला लेती थी और रात भर वहीं रोक लेती थी। अगली सुबह उसका पूरा दिन सिर घूमता रहता और शरीर में दर्द रहता, लेकिन समझ में नहीं आता था कि उसकी तबीयत इतनी गिरी हुई क्यों है। और ये बात अब उसे समझ आई। उसे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वो उसके शरीर को अपने बेटे रोहन के हवाले कर देती थी, जो मानसिक रूप से अस्थिर था लेकिन शारीरिक रूप से पूरा मर्द था, और वो पूरी रात उसके शरीर के साथ खेलता रहता था, जिसके नतीजे में वो गर्भवती हो गई। और सास इसी मौके के इंतजार में थी। उन्होंने अब उस पर और उसकी मां पर एहसान करते हुए अर्जुन जैसे नपुंसक बेटे की शादी उससे कर दी, ताकि अर्जुन का भ्रम भी कायम रहे और वो सास के एहसान तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजार दे और छू तक न सके। एक ही तीर से दो निशाने। लेकिन उसने और उसकी मां ने फैसला किया कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगी, और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और दोनों बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। उसकी सास और अर्जुन को 5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि रोहन मानसिक रूप से स्थिर नहीं था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब उसके लिए ये और परेशानी की बात थी, क्योंकि रोहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब उसकी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। इस मामले में वो रोहन को गलत नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि वो मासूम था। उसे जैसा कहा गया वैसा किया। रोहन को सही गलत की कोई पहचान नहीं थी। वो रोहन की देखभाल करने लगी। रोहन की देखभाल करते करते उसने महसूस किया कि रोहन दिल का बहुत अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह पाक साफ। उसके दिल में कोई पाप नहीं था। वो उसके साथ बहुत खुश रहता था। वो रोहन को लेकर डॉक्टर के पास गई और उसका चेकअप कराया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि रोहन ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत पैसों की जरूरत है। जितने पैसे डॉक्टर ने बताए उतने उसके पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज वो नहीं करवा सकती थी। लेकिन अब उसे अपनी बेटी का भविष्य भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्ची उसकी गोद में थी वो उसका अपना खून थी और उसका पिता रोहन था। वो अपनी बेटी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और रोहन के इलाज पर पैसा लगा दिया। भगवान की कृपा हुई। धीरे धीरे रोहन ठीक होता चला गया। कुछ दवाइयों का असर था, कुछ उसकी मोहब्बत और देखभाल का, कि रोहन ठीक होने लगा। उसकी इतनी देखभाल से रोहन उसका दीवाना ही हो गया। वो उससे प्यार करने लगा और वो भी अब रोहन के बिना नहीं रह सकती थी। वो भी रोहन से प्यार करने लगी और फिर उसने रोहन से शादी कर ली। रोहन आज बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन वो पुरानी बातें नहीं भूला है।
वो उससे शर्मिंदा रहता है और माफी मांगता है। मैंने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, मुझे माफ कर दो। उसने रोहन को तो न जाने कब का माफ कर दिया था, क्योंकि उसे वो कभी गलत समझ ही नहीं पाई थी। आज वो और रोहन अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत खूबसूरती से जी रहे हैं। उसकी सास और अर्जुन की सजा पूरी होने वाली थी और तभी रोहन ने कहा कि वो उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। रोहन उसे लेकर एक किराए के घर में आ गया। वह, उसकी माँ और रोहन अब इस किराए के घर में रहते हैं। बैंक से कुछ लोन लेकर रोहन ने अपना व्यवसाय शुरू किया। भगवान की कृपा से व्यवसाय अच्छा चल निकला और वे बहुत सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।